ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात है पंडित नरेंद्र मिश्र के साथ। पंडित जी, ये दौर वो दौर है जब राष्ट्रीयता की परिभाषाएं अलग अलग अंदाज में गढ़ी जा रही है। कोई वंदे मातरम पर इतराज कर रहा है तो कोई सांप्रदायिकता की सियासत में लगा है। हकीम खां सूर के बिना मेवाड़ का युद्ध, मेवाड़ की ये जो गाथा है ये पूरी नहीं होती। आपने गोरा बादल पे लिखा, हल्दी घाटी पे लिखा, पद्मिनी पे लिखा, पन्ना धाई पर लिखा। हकीम खां सूर को आपने किस नजरिए से देखा, किस निगाह से देखा? देखिए, हकीम खां सूर मेवाड़ भूमि का वो अमर सेनानी है जिसने ऐसा बलिदान दिया है जो इतिहास में कम देखने को मिलेगा। और वो हमेशा मेवाड़ की सेना में शक्तावत या चूंडावत सेना के अग्रिम मोर्चे पर लड़ते रहे। युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व उसने ये विनय की थी महाराणा प्रताप से, पीठ पर अगर हम कोई घाव खा जाएं तब आप शंका करें, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि इस बार हारावल में आप एक पठान के भी शौर्य को आजमाएं तो ये आपका एहसान होगा। महाराणा प्रताप ने उस वीर की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हारावल का नेतृत्व सौंपा, और उस पठान ने भी जब उसका सर, संक्षिप्त करता हूं मैं अपनी बात को, जब सर कट के नीचे गिर जाता है तब भी उसके मुर्दा हाथों से जिंदा पठानी तलवार छुड़ाई नहीं जा सकी। वाह! इतिहास गवाह है कि हल्दी घाटी के मैदान में आज भी उनका स्मारक है, उसको विद सोड दफनाया गया। जिस मिट्टी ने तलवार के साथ दफनाया, हाँ, विद सोड दफनाया गया, तलवार के साथ दफनाया गया। मैंने उस पर, हल्दी घाटी पर तो आपने बहुत सी रचनाएं सुनी होंगी। मैं कुछ पंक्तियां उस सूरवीर के लिए समर्पित हूं। मैंने जो लिखा हल्दी घाटी पर, तो मेरा केंद्र बिंदु जो मानसिकता का रहा वो हकीम खां सूर को मैंने केंद्र में रख करके, कविता बहुत लंबी है पर बीच में से मैं, ये बलिदानी वज्रलेख है मेवाड़ी माटी का, जिस कारण इतिहास नमन करता हल्दी घाटी का। ये बलिदानी वज्रलेख है मेवाड़ी माटी का, जिस कारण इतिहास नमन करता हल्दी घाटी का। सरहिंद विजय के बाद मानसिंह यहाँ मेवाड़ में आते हैं और महाराणा प्रताप बिफिटिंग डिग्निटी, जैसे एक राजपूत का स्वागत होना चाहिए, हीरे भिजवा देते हैं। मतलब ये बहुत दिल से उसका स्वागत सत्कार करते हैं। एक ही हाथी पे बैठ कर के वो जो है उदय सागर की पाल पे घूमते भी हैं, लेकिन भोजन के समय साथ में, ये घटना सबको मालूम है, जब वो अपमानित महसूस करता है, अपमानित महसूस करता है। मान सिंह के साथ स्वयं राणा हाथी पर बैठे, पर भोजन के समय मान सिंह के साथ में बैठे। जब 2 बार बुलाने पर भी राणा नहीं पधारे, मान सिंह की क्रोधानल के दहक उठे अंगारे। बोला मुगलों की सेना सिर दर्द दबा लाएगी। उन्होंने कहा मेरे सिर में दर्द। बोला मुगलों की सेना सिर दर्द दबा लाएगी, उस दिन मेवाड़ी धरती शमशान नजर आएगी। तब दम्भी राणा समझेगा मान सिंह का पानी, चमचम चमकेंगी मुगलों की तलवारें तूफानी। यह सुनकर राणा प्रताप में जौहर जाग उठा था। वो बराबर के कक्ष में थे। ये बात उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह से कहला दी थी कि आप भोजन करें, वो तब की ठीक नहीं है। ये जब कहा गया तो निकल आए, चमचम चमकेगी मुगलों की तलवारें तूफानी। यह सुनकर राणा प्रताप में जौहर जाग उठा था। उनके कान में पड़ी, यह सुनकर राणा प्रताप में जौहर जाग उठा था। डमडम डमरू के स्वर में प्रलयंकर राग उठा था। बोले मुगलों का कुत्ता सिंहों के साथ लड़ेगा, इस प्रणवीर धरा को तू जंजीरों से जकड़ेगा। सुन ले जिस दिन केसरिया तलवारें झनकारेंगी, दहलेगी दिल्ली मुगलों, दहलेगी दिल्ली चेतक की टापें गुंजारेंगी। मुगलों से मेवाड़ी गति की गंगा नहीं रुकेगी, अरावली की चट्टानें अकबर से नहीं झुकेंगी।
बहन बेटियां मुगलों को देकर तू वीर कहाया, है धिक्कार नीच तूने निज मां का दूध ले जाया। लेकिन इस धरती पर चाहे महाप्रलय फट जाए, हिमगिरी टूट गिरे, समरांगण लाशों से पट जाए, पर इस धरती का कण कण आजादी खो न सकेगा। मुगलों के सम्मुख राणा नतमस्तक हो न सकेगा। संगीनों से एक लिंग की ज्वाला नहीं रुकेगी, मरते दम तक ये केसरिया पगड़ी नहीं झुकेगी। तू कुल घातक राजपूत, कुल पर कलंक का टीका, पर हम धर्म निभाएंगे जौहर की परिपाटी का। ये बलिदानी वज्र। अब जो दूसरा चरण, कविता तो 4-5 चरण की है, पर मेरा लक्ष्य यहां से प्रारंभ होता है। एक बार जब हम जिक्र कर रहे थे हकीम खां सूर, हाँ हकीम, वो हाकिम खां सूर, हाँ Well, इसने मेरी प्रोफाइल देखी जीवन साथी पे and decided that I'm perfect, which I am by the way. गुबार उठता हुआ, धूल उड़ती है, प्रताप समझ जाते हैं कि दुश्मन आ गया। तो वो एक समय मुगलों की सेना घोर घटासी छाई और महामृत्यु की वेला में फिर घड़ी आन की आई। अति उन्नत गढ़ के प्रांगण में सभा लगी वीरों की और जाग गई थी कुर्बानी केसरिया रणधीरों की। राणा बोले, मेरे वीरों जन्म धन्य करने का वक्त आ गया है, मेवाड़ी दूत सफल करने का। बोलो क्या जिंदा रहते अपनी माटी दे दोगे, जननी के पावन कर में हथकड़ियां पड़ने दोगे। बोलो क्या जिंदा रहते मेवाड़ी मूछ झुकेगी, केसरिया पगड़ी अकबर के चरणों में लौटेगी। नहीं नहीं का एक कंठ से गूंजा दुर्जय नारा, हर हर महादेव का गर्जा नववेदी जयकारा। इस जयकारे में पठान ने साथ नहीं दिया। राणा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगते हैं बस। वो क्या कहता है, मैंने इस भावना से पूरी कविता लिखी है। हर हर महादेव का गर्जा नववेदी जयकारा, दृष्टि उठाकर हाकिम खां को तब राणा ने देखा। दृष्टि उठाकर हाकिम खां को तब राणा ने देखा, था निर्भय जो खिंची हिमालय पर चट्टानी रेखा। मेवाड़ी सेना का नायक था पठान बलशाली, जिसके एक इशारे पर खप्पर भरती थी काली। बोला, यहां देखें उसका प्रत्युत्तर देखें, मेरी भावना देखें, और इन शब्दों में सांप्रदायिक सद्भाव की जो गरिमा है वो देखें। हमारे भारतवर्ष में जिसकी आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो देखें। जिसके एक इशारे पर खप्पर भरती थी काली। बोला हुक्म करो, में भाषा बदलती है। बोला हुक्म करो मेवाड़ी मालिक कुछ फरमाओ। बोला हुक्म करो मेवाड़ी मालिक कुछ फरमाओ, और वक्त आ गया है गुलाम का जौहर भी आजमाओ। बूंद तुम्हारे जहां पसीने की भी कहीं गिरेगी, बूंद तुम्हारे जहां पसीने की भी कहीं गिरेगी, कसम खुदा की वहां पठानी लहू धरा चूमेगी। कसम खुदा की वहां पठानी लहू धरा चूमेगी। है अल्लाह गवाह जिंदगी का भी हक देता हूं, मैं जाबाज पठानों की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं जाबाज पठानों की जिम्मेदारी लेता हूं। दो पंक्तियां देखें खास तौर से। बोटी बोटी कट जाएगी चाहे कहर फटेगा। मंदिर मस्जिद में उलझने वालों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, उनके अंतस्तल में ये दो पंक्तियाँ अगर उतर जाएं तो मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। बोटी बोटी कट जाएगी चाहे कहर फटेगा, पर इस्लामी खून जंग में पीछे नहीं हटेगा। बोटी बोटी कट जाएगी चाहे कहर फटेगा, पर इस्लामी खून जंग में पीछे नहीं हटेगा। नमक हलाली में मालिक देखो कुरान का पानी, बोल रही थी वसुंधरा के अंतस की कुर्बानी। धन्य हो गया जिस कारण कणकण हल्दी घाटी का, ये बलिदानी वज्रलेख है मेवाड़ी माटी का। पंडित जी, आपने वो तमाम युद्ध देखे, भारत की आजादी